सबसे बड़ा धन्यवाद और स्वागत आपके लिए जो आप यहाँ आए हैं और इतनी कड़ी धूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं। कितना सुंदर है आपका प्रदेश। कल मैंने यहाँ के जंगल देखे, उससे पहले मैं श्रृंगेरी गई थी, शारदा देवी गई, वहां देखा कितनी सुंदर नदी बह रही है। कितना सुंदर है, आपको बहुत गर्व होगा अपने प्रदेश पे। और भगवान ने कितना दिया, कितना दिया। यहाँ की नदियां दी, यहाँ के जो पहाड़ हैं वो दिए, यहाँ पे सोना भी है कोलार में। इतना दिया है भगवान ने प्रकृति को, इस प्रदेश को। और सबसे बड़ी चीज आपके प्रदेश के बारे में ये है कि आप सब मेरे कर्नाटका के भाइयों और बहनों मेहनती हैं, ईमानदार हैं। इस प्रदेश को आपने बनाया है। इस प्रदेश की पहचान सिर्फ पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में है। श्री नारायण गुरु जी, श्री बसवन्ना जी जैसे महात्माओं के संदेश से आपकी संस्कृति बनी। आपकी जागरूकता सदियों पुराने, सदियों पहले से है। आज सब महिलाओं के बारे में बात करते हैं, हम सब कहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। श्री बसवन्ना जी ने यही बात सदियों पहले की। आपकी परंपराएं बहुत समय से बहुत आगे बढ़ी और पूरे देश, पूरी दुनिया से ज्यादा जागरूक आपकी जनता थी। बहुत गर्व होना चाहिए आपको अपने आप पे, और हमें हमारे पूरे देश को आप पर सबसे ज्यादा गर्व है। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ में पे किसान भाई हैं, हाथ उठाइए। गन्ने की खेती करते हैं। आपके लिए सरकार ने 3.5 सालों में आपकी खेती को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किया है? कुछ किया है? तो भगवान ने जो आपको दिया और उसके ऊपर से जो मेहनत आपने की, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिशें हो, किसान तो सुबह उठ के बाहर जाता है ना खेती करने। आपने जितनी मेहनत की, फिर भी आप आगे बढ़े नहीं। आपने इतनी मेहनत की, लेकिन सरकार ने आपके लिए कोई सुविधा नहीं बनाई। कभी कभी आपको लगता होगा कि आप मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसका फायदा ही क्या है? जब 25,000 रुपए एकड़ का टैक्स लगता है आप पे, जब खाद पे 5% GST लगता है, ट्रैक्टरों पे 12% लगता है, पेस्टिसाइड पे 18% लगता है, डीजल के दाम बढ़ के 98 रुपए हो जाते हैं, DAP की खाद आपको कम मिलती है, पहले 50 किलो मिलती थी, अब 45 मिलती है। तो आपको लगता होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थितियां हो, कितनी भी मुश्किलें हों, मैं मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, लेकिन मेरी मुश्किलें बढ़ते ही चली जा रही हैं, बढ़ते ही चली जा रही हैं। और मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, 1100 रुपए का एक सिलेंडर है। दुकान जाती हैं सब्जी खरीदने के लिए, खाने के सामान खरीदने के लिए, आधी चीजें छोड़ के आती होंगी क्योंकि पैसे कम पड़ जाते हैं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन हिम्मत से फिर भी आगे बढ़ती हैं, बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, या खेती में मदद करती हैं, या फिर अपनी बच्चियों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। हिम्मत करके करती हैं ये काम, क्योंकि रोज इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। और ये सबसे बड़ा बोझ जो होता है समाज का, महिलाएं उठाती हैं। मैं जानती हूँ कि अगर आपको बाहर काम करना पड़ता है, तब भी आपको घर पे आके घर का काम करना पड़ता है। रात को आखिरी सदस्य जो होता है परिवार का, जो सोता है, वो महिला होती है। सब जब सो जाते हैं, जब सारा काम हो जाता है, तब महिला को सोने को मिलता है। यहाँ नौजवान कितने हैं? सरकार से रोजगार मिला? नहीं मिला। आपको मालूम है कि इसी सरकार में 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। आपके हैं ये पद,
सरकार के नहीं है, आपके हैं, लेकिन आपको दिए नहीं गए हैं। आप बेरोजगार हो। जहां जहां मैं जाती हूँ कर्नाटका में, जब मैं बच्चों से बात करती हूँ, पूछती हूँ बेटा पढ़ाई की है, हमेशा जवाब आता है कि की है। किसी ने बीएससी की है, किसी ने बीटेक की है, किसी ने कुछ और। सब पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे हैं। आपकी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। आप एक ऐसे प्रदेश से आते हो जो दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ पे शिक्षित लोग हैं और पढ़ाई करने लायक हैं और जॉब्स करने लायक हैं। बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ से आते हैं, बड़े बड़े टेक के कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं यहाँ से आते हैं। आप भर्ती के एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, खूब मेहनत करते हो, ट्यूशन लेते हो, पैसे भी खर्चते हो, फिर क्या होता है? आप पीएसआई के एग्जाम के लिए पढ़ाई आपने की, क्या हुआ? पुलिस के कर्मचारी यहाँ खड़े हैं, आप सबको मालूम है आज एक एक पोस्ट का रेट फिक्स हो गया है। पीएसआई की भर्ती में स्कैम हुआ, पैसे लूटे गए बच्चों से, आपके भविष्य बर्बाद किए गए। आज आपके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी कि इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया लिखाया, आपको शिक्षित किया, और जब असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर या जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए आप जाते हैं, जो आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, तो उनसे और पैसे मांगे जाते हैं। आपको मालूम है कि जो सरकार 3.5 सालों से कर्नाटका में है, इसके कार्यकाल में 1.6 करोड़ रोजगार खोए गए हैं। बंद हो गए। 1.6 करोड़ रोजगार खोए गए हैं। सरकार का काम था कि आपके लिए रोजगार बनाया जाए। सरकार का काम था कि किसानों की मदद हो। सरकार का काम था कि महिलाएं आगे बढ़ें। और पता चला कि इन 3.5 सालों में रोजगार घटे हैं। 90 लाख छोटे कारोबार बंद हो गए हैं, जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, बंद हो गए हैं। 90 लाख खाली पद पड़े हैं, 2.5 लाख आपको दिए गए नहीं हैं। तो ये परिस्थितियां हैं आज कर्नाटका की। यहां तक मामला आ गया है कि इस सरकार का नाम ही 40% सरकारा बन चुका है। कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। विधायक के बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए कैश मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा उनके पिताजी परेड निकालते हैं कि मैं विधायक हूं, मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, रोक के देखो। 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से इस सरकार ने। इस 1.5 लाख करोड़ रुपए में आपके 100 एम्स बन सकते थे। 2000 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। 180 से ज्यादा ईएसआई हॉस्पिटल बन सकते थे। 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो जैसे बेंगलुरु में है, वैसी बन सकती थी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इन पैसों में से 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे, जिसमें लाखों बच्चों को शिक्षा मिल सकती थी। और 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के घर बन सकते थे, जो गरीबों के सर पर छत बनते। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब शुरू से ही सरकार धोखे पे बनी, तो उसके बाद से 3.5 सालों के लिए सिर्फ धोखा ही धोखा ही धोखा। नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, छोटे बिजनेसमैन के साथ, महिलाओं के साथ धोखा ही धोखा। SC, ST, OBC के जो आरक्षण है, उनके साथ भी धोखा। कांग्रेस की सरकार ने नागमोहन दास कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने उसी समय 4 साल पहले कहा था कि ST, SC के आरक्षण 15 से 17% हो जाने चाहिए। 4 साल पहले कहा था। 3.5 सालों से इनकी सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। जब राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये कहना शुरू किया, तब अचानक ये लोग जाग गए। यहाँ पे कर्नाटका में कहने लगे कि आरक्षण को हम बढ़ाएंगे, और धोखे से यहाँ पे ये बात फैला दी कि आरक्षण बढ़ाए जाएंगे, सीलिंग 50% से ज्यादा होंगे। लेकिन इन्हीं की सरकार केंद्र में थी, अभी भी है, और 14 मार्च 2023 को इन्हीं की सरकार ने कहा संसद में कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो 3.5 सालों के लिए आपको सिर्फ यही मिला, धोखेबाजी,
झूठ, लूट। अब चुनाव आ गया, इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली से यहां आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन बेचारों की परिस्थिति देखिए। यहां आते हैं, आपकी समस्याओं को के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि बात करेंगे तो कहेंगे क्या? अगर आपके बारे में बात करनी है, अगर किसानों की बात करनी है तो कहेंगे क्या? अगर महिलाओं की बात करनी है, नौजवानों की बात करनी है, विकास की, प्रगति की बात करनी है तो कहेंगे क्या? तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव आपकी समस्याओं पे न लड़ा जाए, आपकी जो संघर्ष है, आपकी मेहनत है, आपकी इच्छाएं हैं, आपका भविष्य है, इस पे न लड़ा जाए। तो बड़ी अजीब बात है। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रही हूं, मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। और क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं ये भी बता दूं कि एक और चीज आप अगर सीख जाएं तो बहुत अच्छा होगा। जनता की आवाज सुनिए। ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो सुबह से शाम तक काम करती हैं, लेकिन आप कोई सुविधा नहीं देते इनको, इनकी बात सुनिए। इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए कुछ करिए। मेरे गन्ने के किसान भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी बात सुनिए, इनका दुख सुनिए। जो आपकी सरकार पिछले 3.5 सालों से इन नौजवानों के भविष्य को लूट रही है, इन नौजवानों की बात सुनिए। इस देश की परंपरा रही है, कर्नाटका की परंपरा रही है, बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े महापुरुष आकर जनता के बीच चलते थे।